हेलो गाइस, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ये लेक्चर पूरा पीवाईक्यू बेस्ड होगा। जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं टॉपिक को हम मास्टर्स कर लेंगे। आपको एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से ही आए हैं। इन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा लास्ट मोमेंट पर। ये सब ही करना आपके लिए एक स्मार्ट मूव हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ को। सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम कैपेसिटीज़ को। इसमें देखते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम टीवी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 500 ml। ये बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल सांस अंदर लेना या बाहर लेना, उसी की वॉल्यूम होती है। ठीक, अब बात करते हैं IRV की, जिसे हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू होती है 2500 से लेकर 3000 ml तक। तो ये बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल सांस लेने के बाद फोर्स लगाकर एक्स्ट्रा सांस को अंदर लेना। अब बात करते हैं ERV, जिसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। ये नॉर्मल सांस लेने के बाद एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर सांस को बाहर छोड़ना होता है। अब बात करते हैं रेजिडियल वॉल्यूम, जो कि RV होती है। 1100 से लेकर 1200 तक ml होती है। ये होती है फोर्सफुल सांस छोड़ने के बाद जो भी हवा लंग्स में रह जाती है। वाइटल कैपेसिटी, जिसे VC बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 4600 ml। ये बेसिकली होता क्या है, ERV प्लस TV प्लस IRV। बस इसमें एक चीज़ को नहीं रखना आपको, RV को, मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर जो भी वॉल्यूम होती है वो सब हमारी वाइटल कैपेसिटी यानी VC होती है। देखिए टोटल लंग कैपेसिटी, जिसे TLC बोलते हैं, ये होती है 5800 ml। ठीक है, इसके अंदर हम RV को भी इंक्लूड कर देते हैं, VC प्लस RV, इसमें सारी वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसके अंदर हम बात करते हैं ऑक्सी और कार्बो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके अंदर लंग्स एल्वेलाई में बनती है। सो इसकी फेवरेबल कंडीशन याद रखना, हाई PO2, लो PCO2, लो H+ और लो एसिड, या फिर आप बोल सकते हो हाई pH। इसके लिए लो टेम्परेचर भी चाहिए होता है। अब देखिए कार्बिनो हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये टिश्यूज़ में बनता है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में बनता है, 20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ, और 7% डिजोल्व हो जाता है प्लाज्मा में। अब हम बात करते हैं एल्विलाई में। एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एग्जैक्टली 104 mmHg होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भी ज़्यादा। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं एज़मा की, जिसे अस्थमा भी बोल देते हैं। इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई की एंड ब्रोंक्यूल्स की, जिसके अंदर आपको वीजिंग साउंड देखने को मिलेगा। दूसरी डिजीज़ आती है एम्फाइसीमा। ये बहुत ज़्यादा कुछ रिपीट होती है, PYQ के अंदर भी दिया हुआ है। इसके अंदर एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाती है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, और मेजर कॉज होता है इसका सिगरेट स्मोकिंग। इसका ट्रीटमेंट भी याद रखना, अल्फा-1 एंटीट्राइप्सिन। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं WBCs, जो कि ल्यूकोसाइट्स भी होती है। सेल्स और उनके फंक्शन पे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में। तो इसमें सबसे पहले टाइप आता है WBC का, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, जिसका की फीचर्स या फिर फंक्शन होता है फेगोसाइटिक सेल्स होता है ये, और ये अमीबा जैसे बैक्टीरिया को खा जाते हैं। इयोसिनोफिल की बात करें, ये रेसिस्ट करता है इन्फेक्शन को, एसोसिएटेड होता है एलर्जिक रिएक्शन से, और रिलीज़ करता है हिस्टामाइनेज। याद रखना, हिस्टामाइनेज को रिलीज़ कर रहा है, हिस्टामीन को नहीं। अब देखिए बेसोफिल्स, जो कि सिक्रेट करता है हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन को, जिसका एग्जैक्ट फंक्शन है मास्ट सेल जैसा, जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है। लिम्फोसाइट्स B एंड T की बात करें, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी रिस्पॉन्स फॉर द बॉडी के लिए। एक चीज़ नोट के अंदर याद रखना, सीरम होता है हमारा प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स। सीरम कभी भी क्लोट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते। अब देखिए कार्डिक साइकिल्स एंड वेल्व्स को, ये ओपन ट्रैप है बेसिकली, इसके अंदर आप ज़्यादातर फंस जाते हो। तो ट्रैप क्या है बेसिकली, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व्स, AV वेल्व्स वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के टाइम ओपन नहीं होते, जबकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम वो क्लोज होते हैं, ताकि बैक फ्लो रुके। सो बहुत बार स्टेटमेंट वाइज में इस तरीके से फंसा देते हैं, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट AV वेल्व्स। जॉइंट डायस्टोल में ही ओपन हो जाते हैं जब आर्टरिया में प्रेशर बढ़ता है फिलिंग के टाइम। अब देखिए कार्डिक आउटपुट, जिसका फॉर्मूला होता है कार्डिक आउटपुट यानी CO का स्ट्रोक वॉल्यूम यानी SV इंटू हार्ट रेट HR। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम फिलिंग के बाद माइनस सिस्टोलिक वॉल्यूम पंप करने के बाद जो बचा हुआ ब्लड होता है
उसी को माइनस कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स 120 ml में से हमने 70 माइनस कर दिया तो 50 ml बचा। ECG पी की याद रखना, पी वेव होती है डीपोलराइजेशन जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का। QRS कॉम्प्लेक्स होता है हमारा डीपोलराइजेशन जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल का। टी वेव याद रखना, रिपोलराइजेशन होता है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स का। अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि हमारा स्टडी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो इसमें नाइट्रोजन वेस्ट याद रखना, जिसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम यूरिकोटेलिक, जिसे हम यूरिक एसिड बोलते हैं। ये पेस्ट की या पैलेट की फॉर्म में निकलता है। इसे निकालने वाले जो एनिमल्स होते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एग्जाम्पल इसका पावो, पीकॉक, लैंड स्नेल, इंसेक्ट्स। अब अम्यूनोटेलिक की बात करते हैं जिसके अंदर हाईली टॉक्सिक अमोनिया होता है। इसे रिलीज करने वाले होते हैं बोनी फिशेस, जिसका एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस, एक्वाटिक एम्फीबियंस। अब बात करते हैं यूरोटेलिक, जो कि यूरिया को स्क्रीट आउट करता है। इसके अंदर आते हैं मैमल्स, मेरीन फिश, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। अब याद रखना दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका हेनरीज लूप परमिएबिलिटी रूल। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में फंस जाते हैं और ये काफ़ी बार PYQ में आता ही आता है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें याद कर रखना है डिसेंडिंग लिम्ब यानी नीचे आती हुई। तो इसमें परमिएबिलिटी का ऑर्डर याद रखना, इसमें परमिएबल होता है वाटर, इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसकी वजह से यूरिन कॉन्सनट्रेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एसेंडिंग लिम्ब जो ऊपर जाती हुई होती है, इसके अंदर इम्परमिएबल होता है वाटर और परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसकी वजह से यूरिन डाइल्यूट होता है। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, जिसमें हम हार्मोन या फैक्टर देखते हैं रेनिन का। इसका सोर्स होता है JGA सेल्स। इसका फंक्शन एंड रिजल्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, जिसकी वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है और BP और GFR बढ़ता है। अब देखिए हार्मोन ADH या वैसोप्रेसिन बोलते हैं जिसको। इसका सोर्स होता है हाइपोथैलेमस, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। इसका फंक्शन एंड रिजल्ट होता है DCT यानी कलेक्टिंग डक्ट से ये वाटर को रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, यूरिन को कंसंट्रेट करता है। अब हम बात करते हैं ANF, जिसका सोर्स होता है एट्रिया ऑफ हार्ट, जिसका फंक्शन एंड रिजल्ट होता है वेसोडाइलेशन करता है, सोडियम को यूरिन में निकालता है और BP GFR को कम करता है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर ग्लाइकोसूरिया। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ग्लूकोज इन यूरिन, मतलब साइन होता है ये डायबिटीज़ मेलाइटिस का। अब देखिए गाउट, इसके अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिक एसिड क्रिस्टल का जॉइंट्स के अंदर। अब देखिए रीनल कैल्कुलाई, जो कि स्टोन्स होता है इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट लाइक ऑक्जिलेट का, और ये किडनी के अंदर जमा हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या छोटा होता है। आई बैंड शॉर्टन होता है, एच बॉन्ड डिसअपीयर हो जाता है, सार्कोमियर्स भी शॉर्टन्स होता है। क्या कांस्टेंट रहता है इसके अंदर, ए बैंड का साइज वही रहता है। एक ट्रैप याद रखना, मायोसिन या एक्टिन फिलामेंट खुद शॉर्ट यानी छोटे नहीं होते, वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर स्लाइड या खिसकते हैं। रिब्स के एनाटॉमी देखते हैं। प्रो रिब्स कौन सी होती हैं, फर्स्ट से लेकर 7th पेयर तक, जो कि डोर्सली अटैच होती हैं वर्टिबल कॉलम से, वेंट्रली अटैच होती हैं स्टर्नम वाया हाइलाइंस कैटिलेज से। फॉल्स रिब की बात करें, ये होती है हमारी 8th, 9th और 10th। ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती स्टर्नम से, जॉइन होती है ये 7th रिब से। अब देखिए फ्लोटिंग रिब्स, जो कि 11th एंड 12th होती है। ये वेंट्रली नॉट कनेक्टेड एट ऑल, ये किसी से भी कनेक्ट नहीं होती वेंट्रली। ये देखिए जॉइंट्स वाला पॉइंट जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स, जो कि इमूवेबल होता है, इसका एग्जांपल है सूचर्स इन द स्कल यानी क्रेनियम से। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जो कि लिमिटेड मूवमेंट दिखाते हैं, इसका एग्जांपल है इंटरवर्टिबल डिस्क और प्यूबिक सिम्फेसिस। वहीं सैडल जॉइंट की बात करें, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। पाइवेट जॉइंट होता है हमारा बिटवीन एटलस एंड एक्सिस में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। शोल्डर जॉइंट हेड ऑफ एमरस प्लस ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला हिप जॉइंट, जिसके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए मस्कुलर एंड स्केलेटल डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। अब देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कॉज करता है डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। ऑस्टियोपोरोसिस देखिए जो एज रिलेटेड होता है, ये डिक्रीज करता है बोन मास को, जिसका मेजर कॉज होता है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और इंक्रीज PTH। अब देखिए टेटनाई, जो कि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू लो कैल्शियम इन ब्लड। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया।
अब देखिए न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर आपको केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बीच में डिफरेंस याद रखना है। इसको पॉज करके अच्छे से देख लीजिए किसकी स्पीड स्लोअर होती है और किसकी फास्टर होती है। केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वहीं इलेक्ट्रिकल में करंट डायरेक्टली फ्लो करता है और ये फास्टर होता है, केमिकल वाला स्लो होता है। अब देखिए ब्रेन के पार्ट्स को और उनके फंक्शन को। सेरिब्रम लैंग्वेज कैलकुलेशन इस सब के लिए होता है। कॉर्पस कॉलोसम से कनेक्टेड होता है राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर के थ्रू। हाइपोथैलेमस अर्क करता है ड्रिंकिंग, ईटिंग, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। और वहीं सेरेबेलम पोस्चर एंड बैलेंस प्रोवाइड करता है। पोन्स फाइबर ट्रैक्ट्स को इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन में। अब आते हैं अपने फाइनल चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। तो देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की। इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले डायबिटीज़ इंसिपिडिस की बात कर रहे हैं। इसका कॉज होता है लो ADH यानी वैसोप्रेसिन कम हो जाना। सिम्टम्स होते हैं इसके वाटर लॉस इन यूरिन, एक्सट्रीम थर्स्ट और नो शुगर इन यूरिन। डायबिटीज़ मेलेटस में लो इंसुलिन हो जाता है, जिसकी वजह से हाई शुगर हो जाती है और ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। अब देखिए ग्रेव डिजीज़, जिसके अंदर हाई थायराइड हार्मोन होता है। इसके सिम्टम्स है एक्सोफेलेटिक गोइटर, जिसके अंदर आंखें बाहर आना शुरू हो जाती हैं और वेट लॉस हो जाता है। अब देखिए क्रेटिनिज्म डिजीज़, जो कि लो थायराइड हार्मोन की वजह से होती है और इसके अंदर स्टंटेड बॉडी ग्रोथ और मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है। वहीं एडिसन डिजीज़ के अंदर लो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देखने को मिलता है, मतलब इसके अंदर आपको वीकनेस फैटिक देखने को मिलती है इसके सिम्टम्स के अंदर। एक्रोमेगली के अंदर हाई ग्रोथ हार्मोन हो जाता है एडल्ट्स में, जिसका सिम्टम्स है सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली इन फेस। ये देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसका फंक्शन होता है बेसिकली ये अपना कोई हार्मोन खुद नहीं बनाता, ये सिर्फ हाइपोथैलेमस से आए हुए दो हार्मोन को स्टोर करके रिलीज़ करता है, जैसे ऑक्सीटोसिन। ये एक बर्थ हार्मोन एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। ADH वैसोप्रेसिन की बात करें, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है किडनी के अंदर। सब इसका मैकेनिज्म को, अमीनो एसिड और स्टेरॉइड को अच्छे से याद कर लीजिएगा पॉज करके। ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरी टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है।